वेरी गुड मॉर्निंग। सो गए उन्हें। चलिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। If there is mixture of two or more than two gases which are non-interacting. Non-interacting means they don't have any reaction with each other. तभी ये अप्लाई होगा Dalton's law of partial pressure. When there is mixture of two or more than two non-interacting gases, then the total pressure will be sum of the partial pressures of individual gas molecule which should comes out to be same when these gases they are studied individually under similar conditions. क्या बोल रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा नॉन इंटरैक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, then the total pressure will be sum of the partial pressure of individual gas molecule which should comes out to be same when under similar conditions that gas is studied individually. को समझे कि यहां पर P1 गैस का कोई कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन वही आना चाहिए अगर मैं सारी कंडीशन सेम रखूं, अगर वो गैस अकेली भी है तब। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कंट्रीब्यूशन की एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, परफेक्ट वैल्यू होती है। तो ये जो P1 है या P2 है, व्हाट दे आर? P1 इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर। एंड नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर को हम कैसे निकालेंगे? हमने कहा था जब एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज मोल फ्रैक्शन। am I right? इट मीन्स यहां पर हमारे पास x1 x2 x3 मोल फ्रैक्शंस हैं। am I right? Whereas we know that x1 will be n1 upon n1 plus n2 plus जितने भी कंपोनेंट है n3, क्योंकि हमने एक बात कही है, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। वो तो 1 ही होता है हमेशा। क्लियर हो गया? इसका मतलब हुआ अगर x1 इसके बराबर है तो x2 में ऊपर n2 होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, और x3 में ऊपर n3 होगा, बाकी सब सेम होगा। इसका मतलब हुआ हमने यहां से x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाल ली। समझ में आ गई बात? अब इस पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर हमें P कितना पता है कि टोटल प्रेशर P है। अब टोटल प्रेशर P है तो सबका कंट्रीब्यूशन है ना उसके अंदर, P1 का भी है, P2 का भी है, P3 का भी है, और अगर कोई और है उसका भी है। पर जो P1 है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है जो P2 के साथ शेयर नहीं हो रही है। P3 की वैल्यू है वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रही है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर आप ये चाहते हो कि आप P1 निकालें तो P1 विल बी P1 किसके बराबर होगा?
P1 will be total pressure P into X1. So partial pressure is total pressure multiplied by the mole fraction. तो P1 की वैल्यू आ गई P इंटू X1, इसका मतलब P2 आ जाएगा P इंटू X2 एंड सो ऑन. तो ये जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है P1, P2, P3, ये अगर यहां कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं हुआ तो ये इसका अपना कंट्रीब्यूशन भी इतना ही होना चाहिए. इसका मतलब हुआ P1 अगर इसके बराबर है तो P2 किसके बराबर होगा? इट मीन्स P2 विल बी टोटल प्रेशर तो उतना ही है इंटू X2, और P3 विल बी, अगर 3 कंपोनेंट है, it will be total pressure P into X3, and we all know that sum of the mole fraction of all the component is, मतलब अगर 2 की वैल्यू दी होगी, तीसरे की वैल्यू तो हम वैसे निकाल देंगे क्योंकि X1 plus X2 plus X3 is equal to 1. Yes or no? तो अब ये जो पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर की एक डेफिनेट वैल्यू होगी, पर इसको करने का फायदा क्या है? क्या इससे कोई फायदा हुआ कि आपको ऐसा करना पड़ेगा? इसका फायदा कहां है? जहां पर आप लिखते हो, न्यूमेरिकल दिया होता है, प्रेशर ऑफ गैस दिया होता है, ठीक है, और वहीं पे ही आपको लिखा होता है एक्वस क्या टेंशन. जब लिखा होता है एक्वस टेंशन का मतलब साफ हो गया कि भाई एक्वस टेंशन का मतलब हुआ कितना कंट्रीब्यूशन वाटर का है. तो आपको पूछा गया कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना होगा, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, इसका मतलब हर न्यूमेरिकल में जहां एंड में एक्वस टेंशन दिया होगा, इसका मतलब वो गैस ड्राई नहीं रही होगी और गैस के साथ उस वाटर का कोई इंटरैक्शन भी नहीं है. इसलिए आप उस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालने के लिए प्रेशर ऑफ गैस में से क्या घटा दें? एक्वस टेंशन घटा दें. यू विल बी एबल टू गेट प्रेशर ऑफ ड्राई गैस. तो ये तो एक एप्लीकेशन है, पर इस तरह से आप इससे पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो. पर कंडीशन एक है कि ए बी सी या 1 2 3 आपस में इंटरैक्ट ना करें. क्लियर हो गया? बिल्कुल ऐसे ही अगर आप वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन लोगे, दैट इज कॉल्ड Amagat's law of partial volume. अगर प्रेशर के बजाय आप P की जगह V की बात करो तो आपके पास आएगा वॉल्यूम. जैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ऐसा ही है Amagat's law of partial volume. Law of partial volume. According to this law, when there is mixture of 2 or more than 2 gases, then the total volume will be sum of the total volume will be sum of the partial volume of
each gas molecule, बिल्कुल सेम, provided they should not have any force of interaction, provided they should not have any force of interaction. तो जिस तरह से आप वहां P1 की वैल्यू निकाल सकते थे, यहां आप V1 की वैल्यू निकाल लोगे कैसे? टोटल V माइनस, अगर दो वॉल्यूम पता है V2 प्लस V3, तो हमें V1 पता लग जाएगा। और अगर दूसरा पता है हम लोगों को कि V1 और V2 पता है, तो V3 हम निकाल लेंगे। सो दिस इज Amagat's लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। और इन सबका फायदा वही है कि किसी का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। द इंपॉर्टेंट वी हैविंग, पिछले लेक्चर में हमने कर दिया था ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन, कि नहीं किया था? कर लिया था। सो अगला हमारे पास है काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन हम सब लोगों को पता है that this equation is called kinetic gas equation, 1/3 mn u square। अब आप ध्यान इस बात पर दें, कोई ये जो m इंटू n है, मास इंटू मॉलिक्यूल, this is nothing but this is molar mass m। तो आप मोलर मास m के लिए लिख रहे हो मास इंटू मॉलिक्यूल, यस और नो? हम सब लोगों को पता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज, यस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग uncharged bodies हाफ mv स्क्वायर बोलते हो, मैं लिख रहा हूं हाफ mn u स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसका मतलब हुआ अगर ये इक्वेशन 1 थी तो ये इक्वेशन 2 है, और यहां से हम लोगों को देखना चाहिए in this case mn u square is equal to 2 into kinetic energy. Put this value in equation number 1, you will get Pb is equal to 1/3 into 2 into kinetic energy, yes or no? यही आया? It means from here we can write that Pb is equal to 2/3 into kinetic energy, yes, no? We all know that Pb is equal to nRT, yes, no? Or we should say Pb is equal to RT if mole is 1,
यस और नो? इट मीन्स इस पीवी के बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, इस आर टी, बट मुझे क्या लिखना होगा, इस 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, बट क्या, पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल. Am I right? Or I should say RT is 2/3 into काइनेटिक एनर्जी क्या, ऑफ Na मॉलिक्यूल्स. 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल. It means I should say it is 3/2 into R upon Na into T, yes or no, is equal to काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल की एनर्जी तो Na उधर जाके डिवाइड हो गया. अगर आप ध्यान से इस बात को देखें तो यहां R भी कांस्टेंट है और Na भी कांस्टेंट है, बट R कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट डिफरेंट होती है, जबकि Na तो फिक्स है. इसलिए मुझे यहां लिख देना चाहिए इट इज 3/2. दिस इज कॉल्ड व्हाट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट Kb. कौन, R/Na, जिसकी वैल्यू R के यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगी. कांस्टेंट है बट जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि आप R काय में ले रहे हो. इट मीन्स दिस इज Kb into T is equal to काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को दूसरा क्या नाम दूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी. क्या नाम दूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी. और इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी में साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है. यस और नो? इट मींस अगर हम लिखेंगे भाई ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आपके एनसीईआरटी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बोला होगा, वहां बोला होगा थर्मल एनर्जी. थर्मल, क्योंकि T है तब ये एनर्जी होगी. सो काइनेटिक एनर्जी का ही, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ही दूसरा नाम है थर्मल एनर्जी. और ये जो थर्मल एनर्जी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली. एम आई राइट? इट मीन्स दिस थर्मल एनर्जी इज independent of molar mass. तो आपके पास असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया है कि पूछा गया कि अगर एक की थर्मल एनर्जी इतनी है, CO2 की इतनी है, तो बताओ कि NH3 की कितनी होगी. तो हम साफ देख पा रहे हैं कि जो चाहे वो CO2 हो, चाहे वो CO हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो मीथेन हो, सबकी थर्मल एनर्जी क्या है, सेम है. बिकॉज दिस इज डिपेंडिंग ओनली ऑन टेम्परेचर. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर मास. इसका मतलब साफ हो गया कि अगर आपको गुमराह किया गया तो आप सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के वेरिएशन को देखोगे, बाकी तो मोलर मास का कोई वेरिएशन है ही नहीं इसमें.
क्योंकि के बी कौन है इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब हुआ कि भाई वो भी एक कांस्टेंट है, इसलिए उस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करने वाली है किसके ऊपर, यूनिट ऑफ आर के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उसमें लिखा है कि देखिए भाई, जब भी कोई फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बदलती है। अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कहां है, सॉलिड्स में है, यस और नो। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि भाई सॉलिड में सबसे ज्यादा, यस और नो। उसके बाद कौन है जी, लिक्विड है। उसके बाद कौन है जी, गैस है। जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है तो हमें साफ समझना चाहिए कि जब इंटरैक्शन हाई होती है तो टेम्परेचर लो होता है, नो? अरे भाई, अगर इंटरैक्शन सॉलिड में है तो आपने सॉलिड को टेम्परेचर दिया, वो लिक्विड बन गया। लिक्विड को टेम्परेचर दिया तो वो गैस बन गया। इसका मतलब साफ हो गया कि थर्मल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, गैस की सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की होगी, और फिर होगी सॉलिड की। ये क्या है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी, यस और नो? अगर ये थर्मल एनर्जी का ऑर्डर है तो एनसीईआरटी कहती है देखिए भाई, जो मर्जी करो, अगर थर्मल एनर्जी लो नहीं है तो फिजिकल स्टेट चेंज होने वाली नहीं है। लो मतलब मोर इंटरैक्शन। तो आप गैस से लिक्विड गए तो थर्मल एनर्जी तो घटी पर इंटरैक्शन तो बढ़ी। इट मींस फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज inversely proportional to T and T is directly proportional to thermal energy. It means for the conversion of gas into liquid into solid, that there should be decrease in the thermal energy. Am I right? अब आप उस इक्वेशन में देखें तो देखें कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम एन, क्या है, एम है, यू स्क्वायर, यस और नो? और यही आपने एक इक्वेशन लिखी थी, हाफ एम यू स्क्वायर का मतलब हुआ एम कहां से आया, फ्रॉम हियर, दिस इज m इंटू एन। क्लियर हो गया? और 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आ गया था mn u स्क्वायर के बराबर। अब अगर हम यहां से देखें और काइनेटिक एनर्जी की बात करें किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए, परफेक्ट एक गैस मॉलिक्यूल के लिए, तो ये जो m है ये कांस्टेंट होगा, होगा या नहीं होगा? और ये जो 1/2 है ये भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर हम इस
काइनेटिक एनर्जी को देखें, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u square. Yes or no? And when this is directly proportional to u square, I should say u is root of kinetic energy. Yes or no? और अभी आपने देखा कि अगर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब मैं कह दूं कि जब u है तो u इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहां क्या आ गया, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। का मतलब हुआ वेलोसिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। दिस इक्वेशन कौन सी, विच रिलेट वेलोसिटी विद टी, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ थर्मल मोशन। दिस कॉल्ड इक्वेशन ऑफ थर्मल मोशन, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी का वेरिएशन है। यस और नो? टेम्परेचर चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब अगर आप दो टेम्परेचर पर वेलोसिटी पढ़ रहे हो तो आई शुड से u2 अपॉन u1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1 अंडर द रूट। Yes or no? So this is the variation of velocity with temperature. आप पहली इक्वेशन को ध्यान से देखें, that equation was Pb equal to 1/3 mn u square from first equation. First equation क्या थी? Pb is equal to 1/3 m n u स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं Pb इज 1/3 mu square, because mass into molecule is molar mass. It means from here should I write 3 Pb upon m, yes or no, under the root is equal to u. Yes or no? This u is called root mean square velocity. This is called root mean square velocity. What we mean by root mean square velocity is, क्या मतलब है इस बात का? It is root of the mean of the, mean मतलब average, root of the mean। तो velocities क्या है? c1, मॉलिक्यूल कौन है? n1, दूसरा मॉलिक्यूल कौन है? n2, वेलोसिटी कौन है? c2, तीसरा मॉलिक्यूल कौन है? n3 एंड सो ऑन, n3 c3। यस और नो? सो दिस इज, ये तो इसका एवरेज लेना है भाई आपने। एवरेज लेने का मतलब क्या हुआ? डिवाइडेड बाय जितने मॉलिक्यूल हैं, कितने हैं? n1 प्लस n2 प्लस n3। और इधर पढ़ो रूट ऑफ द मीन मतलब एवरेज, रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो स्क्वायर आ गया भाई यहां, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, रूट ऑफ द mean of the
square of the velocity of the molecules. Am I right? यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, और वो बात क्या है कि वॉल्यूम बाय मोलर मास क्या होता है? वॉल्यूम बाय मोलर मास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं होता 1 बाय डेंसिटी। 1 बाय डेंसिटी तो वॉल्यूम बाय मास होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं तो मैं एज्यूम करके चला हूं कि मोल 1 है। और आप याद करो, मोल कैसे निकालते थे आप? मास अपॉन। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? तब मैं बोल सकता हूं कि भाई ये मोलर मास नहीं, ये मास है, क्योंकि मोल इज। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लगा रहे हो और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डेंसिटी से रिलेट कर रहे हो, आपको कंडीशन लिखनी होगी मोल इज 1, अदरवाइज आप डेंसिटी से रिलेट नहीं कर सकते। और जब आप ऐसा लिखोगे तो आप इस इक्वेशन को क्या बना दोगे? इज 3p बाय रो। पर कब बनाओगे? 3p बाय रो तो तब बनाना जब वो मोलर मास ही मास है। वो कब? जब मोल 1 है। अगर आपने कंडीशन नहीं लगाई तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लिख सकते। इट मीन्स 3p बाय रो अंडर द रूट इज रूट मीन स्क्वायर velocity. Am I right? So this is very important formula to relate this root mean square velocity with density. Clear हो गया? आप जरा ध्यान दें यहां, अगर ये 3pb है और मोल 1 है तो pb के बजाय क्या लिख दूं मैं? rt। तो मैं लिख सकता हूं यही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT बाय m अंडर द रूट, बट द कंडीशन इज this is for 1 mole. So this is the very important formula we will be using to find out the root mean square velocity. To find out the root mean square velocity, we will be using this formula. So this is a relationship of root mean square velocity with molar mass, but mole is 1, condition ये है बस। अब आप ध्यान से देखें तो आपने यहां से क्या क्या हासिल किया? इंपॉर्टेंट आपने हासिल किया दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ द यस 3RT बाय m। एक तो आपको ये यहां से पता लगा, और दूसरा जो आपको पता लगा है वो था कि किस तरह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डेंसिटी से रिलेटेड थी। कैसे रिलेटेड थी? 3p बाय रो अंडर द रूट। यस और नो? इट मीन्स वी शुड से फ्रॉम हियर, अगर p और रो दोनों वेरिएबल हुए तो हमें कहना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1 अपॉन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 खत्म, दैट इज p1 इंटू रो 2 डिवाइडेड बाय p2 इंटू रो 1. This is the formula which will be most widely used in the numericals, and this is the important relationship
of root mean square velocity with pressure and density. अगर हम देखें तो हमारे पास एक ग्राफ होता था और उस ग्राफ को हम कहते थे मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. याद आया कुछ? उस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम क्या करते थे? We used to plot the fraction of molecule undergoing effective collision with velocities. और वहां से हमें पता लगता था कि जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ होता था, जिसमें अगर हम ध्यान दें तो ये this is the maximum fraction of the molecule and this velocity is called the velocity possessed by maximum fraction of molecule and is called most probable speed or most probable velocity. हम यहां वेक्टर वुक्टर की बात नहीं करते हैं क्योंकि किसी गैस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये जो वेलोसिटी थी दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और वेलोसिटी. इस में एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, और इस वेलोसिटी को कहते थे क्या? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो हमने तीन वेलोसिटीज की बात की. ये आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आ गया अल्फा मोस्ट प्रोबेबल, और दिस इज एवरेज. क्लियर हो गया? तो अगर हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें तो हमने कर दी, यहां कर दी कि नहीं? अब बात करनी है हमें कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी आप कैसे डिफाइन करोगे. हाउ विल यू डिफाइन अल्फा? इट इज द velocity or speed possessed by maximum fraction of molecule. So is most probable speed or velocity. Most probable speed or velocity, the velocity possessed by maximum fraction of molecule and will be numerically equal to, yes, will be equal to अंडर रूट. अभी हम बात कर रहे हैं, बात कर लेते हैं साथ में एवरेज की. एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल कौन है? N1. मॉलिक्यूल कौन है? N2. मॉलिक्यूल कौन है? N3. यस और नो? N1 की वेलोसिटी कितनी है? C1. N2 की वेलोसिटी कितनी है? C2. N3 की वेलोसिटी कितनी है? C3. और आपने लिखा है एवरेज, तो निकाल दो एवरेज. इसका मतलब हुआ आप उसकी एवरेज निकालने के लिए उसको डिवाइड कर दोगे N1 प्लस N2 प्लस N3 से, और ये क्या है? दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. यस और नो? And this average velocity of the molecule is given by the formula 8 RT
by pi m? Yes, no? Yes, no? Under the root. And this most probable speed is equal to 2 RT by m अंडर द रूट। अब हम क्या करें कि इन तीनों वेलोसिटीज को रिलेट करें। जब हमने इन तीनों वेलोसिटीज को रिलेट किया तो पहली हमारे पास कौन है जी? अल्फा। दूसरी कौन सी है? सी बार या सी एवरेज। और तीसरी कौन सी है? सी आरएमएस या यू आरएमएस। अगर देखें तो अल्फा कितना है जी? रूट ऑफ 2RT बाय एम। यस नो? सी एवरेज कितना है जी? 8RT बाय पाई एम अंडर द रूट। What is root mean square velocity? Root of 3RT by m। अगर आप एक ही गैस मॉलिक्यूल के लिए सब ले रहे हो, कौन है? एक ही गैस मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब उसका मोलर मास तो कांस्टेंट है। यस सर नो? आरटी 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 ये खत्म हो गया। इट मीन्स आपके पास रेशो आ गया, वो रेशो आया रूट ऑफ 2। यस नो? रूट ऑफ 56 बाय 22। पाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने। रेशो रूट ऑफ 3। तो जो पहला वाला है वो सबसे छोटा है। यस सर नो? इट मीन्स द रेशियो ऑफ अल्फा टू सी एवरेज टू सी आर एम एस विल बी रूट ऑफ 2 कितना होता है? 1.414। यस सर नो? व्हाट इज रूट ऑफ 56 बाय 22? What is root of 3? 1.732। और ये कितना आ गया? 1.581। So what will be the ratio? सबसे छोटा 1.414 ही है, उससे डिवाइड कर दो सबको। You will be getting alpha is 1 is to 1.581 divided by 1.414 कितना आ गया? 1 point and 1.732 divided by 1.414 1.224। and what is this? 1.581 divided by 1.414 1.11। आगे कुछ नहीं, जो भी आपने देख लेना है कैलकुलेशन करके देख लेनी है, ठीक है? बी रिलेटेड relationship between the three velocities. So in the next lecture we will be doing the kinetic theory of gases, the most important topic. So thank you very much. Have a nice time.